हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक डाइजेशन और वी कैन से न्यूट्रिशन, और आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, or we can say that the process of breakdown of food or oxidation of food to release energy। यानी जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब हम फूड लेते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को जब वो अंदर जाता है और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सी, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं ताकि जो फूड है उसको हम तोड़ सके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स, सी रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे एंड देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो, यानी रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। देन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनती है। सी, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मार्क्स में आ जाता है कि कितने ATPs बनती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs बनती है, और इसके एंड प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो कि है CO2 और वाटर। अब डिस्कस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही हो, मीन्स दैट रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। मीन्स कंप्लीटली जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, नहीं टूटता। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। वहाँ हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और साइटोप्लाज्म में भी होती है। यहाँ क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं और ये कहाँ अकर होता है ये थोड़ा पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और हाँ, इसमें 2 ATPs बनती हैं, वहाँ पे 38 ATPs बन रही थी, यहाँ पे 2 ATPs बनती हैं। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। सी, ये ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। साइटोप्लाज्म में, इन द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में टूटता है, यानी ग्लूकोज यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट में यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया। अब हम पहला केस लेते हैं ईस्ट के अंदर, ठीक है। पाइरुवेट जो है वो फर्दर टूटेगा, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ईस्ट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है कि पाइरुवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इथेनॉल यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं हुआ, ठीक है।
अब सेकंड केस लेते हैं, इन आवर मसल सेल्स ग्लूकोज फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरावेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, एंड देन इन आवर मसल सेल्स जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि पायरावेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि फिर ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी पायरावेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड फिर क्या हो रहा है कि पायरावेट फर्दर किस में टूट जा रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली टूट गया। तो ये किस में हुआ, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो ये केसेस आ जाते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्रोडक्ट्स क्या बने, तो क्या बने, CO2, वाटर एंड एनर्जी। या फिर ऐसे आ सकता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरावेट में टूटा, तो पायरावेट फर्दर जो हमारी मसल सेल्स है उसमें जो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो उसमें क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि पायरावेट ईस्ट में ईस्ट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होता है, तो वो क्या होते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो पहला है, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो लार्ज यानी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, इट शुड हैव अबंडेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने चाहिए नंबर में, ठीक है। तीसरा है, इट शुड बी परमिएबल टू गैस, मतलब गैस इन द सेंस की गैसेस फॉर कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वो आसानी से उनके लिए परमिएबल होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। आसानी से जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका एक्सचेंज आसानी से हो जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सी रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे स्टार्ट होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है वो पहले नोज से होकर फेरिंग्स तक, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई फिर स्प्लिट होके ब्रांच होके ब्रोंक्यूल्स बनाती है, एंड देन ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इसमें जो है ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरीके से होता है। सी इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि आप फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन सब के जो है फंक्शन अच्छे से करके जाएं, क्योंकि पेपर में अक्सर क्या कहते हैं डायग्राम दे देते हैं एंड वहाँ पे ABCD करके आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे कि ये मार्क्ड जो एरिया है वो किसका है, मतलब ट्रैकिया है या लंग्स है या ब्रोंकाई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर हम डिस्कस करें फंक्शंस, तो फंक्शंस में सबसे पहले नोज़ है। नोज़ क्या करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाता है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। फेरिंग्स क्या करता है कि जो ऑक्सीजन आ रही है उसको एंट्री देता है लैरिंग्स तक, लैरिंग्स फिर फर्दर उस एयर को अंदर लेकर आती है, ट्रैकिया तक पहुंचाती है। ट्रैकिया में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, ये बेसिकली क्या करती हैं कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपने देखा कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ना, तो ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। देन ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है, तो ब्रोंकाई इंश्योर करती है कि जो एयर आ रही है वो ब्रोंक्यूल्स तक पहुँचे, एंड ब्रोंक्यूल्स ये इंश्योर करती है कि ये जो एयर आ रही है वो एल्वियोलाई तक अच्छे से पहुँच जाए, तभी जो है वो रेस्पिरेशन अच्छे से हो पाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाएगा।
एंड एल्वेलाई जो है वो साइट है किस चीज़ का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। यही वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज जो है वो यहीं पे होता है। तो ये कुछ मैंने फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। बाकी आगे हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस जो ह्यूमंस के अंदर होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली 4 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड चौथा सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इसको एक एक करके देखेंगे कि ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एंड फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक्स प्लेस। मीन्स जो लंग्स है, लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट है, जो जहाँ एल्वेलाई प्रेजेंट है एंड एल्वेलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन ब्लड लंग्स तक पहुँचती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देती है और इन टर्न लंग्स से ऑक्सीजन ले लेती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के बिटवीन एंड ब्लड के बिटवीन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लंग्स और ब्लड के बिटवीन हो रहा है, ठीक है। आगे है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में हो। इससे क्या होता है कि जो ब्लड ऑक्सीजन ले रही थी अब एल्वेलाई से, अब वो कहाँ चली जाती है, वो ऑक्सीजन लेकर टिश्यूज़ के पास, और टिश्यूज़ से फिर वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है कि जब टिश्यूज़, जो हमारी टिश्यूज़ हैं जो कि ऑक्सीजन रिच हो गई हैं, अब टिश्यूज़ से ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, सेल के अंदर, और सेल फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाती है, राइट। तो उस चीज़ को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्वेलाई से लंग्स से बाहर निकल जाती है माउथ और नोज़ के थ्रू, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, फिर रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हमने ब्रीदिंग कहा। देन फिर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई में प्रेजेंट था और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड उसको कैरी कर रही थी, लंग्स के पास लेके गई एंड वहाँ पे एक्सचेंज हुआ लंग्स और ब्लड के बिटवीन। एंड देन फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ब्लड ने जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को दिया, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में टिश्यूज़ ने उस ऑक्सीजन को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेल्स में, और सेल्स ने उसे क्यों यूज़ करना शुरू कर दिया, ताकि एनर्जी बना सके। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू बाहर हो जाती है नोज से, एंड उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सी, पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी, उनके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है उसके पास हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। मींस
हाई एफिनिटी का मतलब है कि उसको ज़्यादा लगाव होता है ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए क्या कह सकते हैं कि 97% जो ऑक्सीजन है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बचा 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और देन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate ions in plasma। यानी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की तरह ट्रांसपोर्ट होता है। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट होता है। यानी जब वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे क्या कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड देन 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए प्लांट्स में लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, तो इसी से रेस्पिरेशन करती हैं। लीव्स थ्रू स्टोमेटा एंड स्टेम बाय द लेंटिसेल्स एंड रूट बाय द रूट हेयर्स, राइट। तो ये थोड़ा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी। ये आप थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आपको, आप बुक्स में देखेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। एंड जो भी मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया है उसी से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चंस, तो आप देखना। अगर आपको आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कमेंट करना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।